नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित यह सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है। स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण के दौरान इस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने जूनागढ़ की विद्रोही रियासतों और गुजरात में काठियावाड़ की छोटी रियासत को अनुशासित करने में केंद्र सरकार की मदद की। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या से कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन कि उपर्युक्त सभी। तो सही कथनों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की, तो यह भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मूल रूप से यह 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित की गई थी और इस रूप में यह सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है। स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था और इस रूप में पहला और दूसरा ये दोनों कथन सही हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका मिशन संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक सद्भाव और विकास को बढ़ावा देने में सरकार की सहायता करना है और साथ ही साथ इसके द्वारा भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, जिसके तहत गुजरात में काठियावाड़ और जूनागढ़ की विद्रोही रियासतों को अनुशासित करने में इसके द्वारा भूमिका निभाई गई थी और इस रूप में तीनों ही जो कथन हैं वो हमारे सही हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस में सीआरपीएफ से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें पहली बार सीआरपीएफ के द्वारा वीआईपी सुरक्षा के लिए महिला कमांडो को तैनात करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले 2012 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, जो देश में आतंकवाद विरोधी बल है, उसने भी वीआईपी सुरक्षा के संदर्भ में 25 सदस्यीय महिला दल को नियुक्त किया था। हालांकि सीआरपीएफ के संदर्भ में पहली बार होने जा रहा है कि यह बल वीआईपी सुरक्षा के लिए महिला कमांडो की तैनाती करेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अर्हक आयु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1988 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद और विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु को 18 वर्ष के रूप में परिभाषित करता है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, जो सभी व्यवसायों में बच्चों और किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजन को प्रतिबंधित करता है, बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसकी आयु 16 वर्ष नहीं हो। तीसरा है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है और इसका अर्थ है कि सेक्स के लिए सहमति की आयु भी 18 वर्ष है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन कि उपर्युक्त सभी। हाल ही में सरकार के द्वारा महिलाओं की विवाह की आयु को 18 से 21 वर्ष किए जाने के संदर्भ में आयु का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार अलग अलग कानूनों में वयस्कों की कानूनी आयु को अलग अलग रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जैसे कि 1988 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद और विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु को 18 वर्ष निर्धारित करता है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को दंडित करने वाला अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम 2012 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में मान्यता देता है और इसका ये अर्थ भी है कि सेक्स के लिए सहमति की आयु भी 18 वर्ष है। यानी पहला और जो तीसरा कथन है वो सही है। हालांकि जो दूसरा कथन है वह सही नहीं है, क्योंकि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के तहत बच्चों और किशोरों की आयु के संदर्भ में यह निर्धारित किया गया है कि एक बच्चा वह व्यक्ति है जिसने 14 वर्ष की आयु
पूरी नहीं की है, और दूसरी तरफ एक किशोर का अर्थ वह व्यक्ति से है जिसने 14 वर्ष की आयु तो पूर्ण कर ली है किंतु उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। यानी बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार बच्चा वह है जो 14 वर्ष से कम आयु का है, और किशोर वह है जो 14 से 18 वर्ष की आयु के मध्य का है। इस रूप में देखें तो दूसरा जो हमारा कथन है वह सही नहीं है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3 यानी सी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग अधिनियम इसके संदर्भ में अलग अलग प्रावधान करते हैं। जैसे कि मेजॉरिटी अधिनियम 1875 मेजॉरिटी यानी वयस्कता की आयु को 18 वर्ष निर्धारित करता है, और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 भी एक व्यक्ति को अनुबंध में प्रवेश होने में सक्षम बनाने के लिए वयस्कता की आयु को 18 वर्ष ही निर्धारित करता है। इसके अलावा किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम भी 18 वर्ष की ही आयु निर्धारित करता है। हालांकि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत एक बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच देखा जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सीमा और इसका संरक्षण, भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बल, भारत चीन सशस्त्र सीमा बल, भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा बल, कि भारत नेपाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आपको सही युग्म का चयन करना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, कि इनमें से कोई भी नहीं। जब बात की जाती है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संरक्षण की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत की एक सीमा एक बल इसके संदर्भ में नीति है, जिसके माध्यम से प्रत्येक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सुरक्षा के लिए एक विशेष सीमा नामित की गई है। वर्तमान में यह भूमिका सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और असम राइफल को प्रदान की गई है। इसमें बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा के लिए जिम्मेदार है, चीन सीमा के लिए आईटीबीपी और नेपाल और भूटान सीमाओं के लिए एसएसबी की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर असम राइफल को म्यांमार सीमा और सेना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस आधार पर यदि हम देखें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जाती है, यह ठीक है, किंतु भारत चीन, भारत म्यांमार और भारत नेपाल के संदर्भ में जो युग्म दिए गए हैं वो सही नहीं है, और इस रूप में चूंकि हमें ना सुमेलित कथन को पहचानना था तो दूसरा, तीसरा और चौथा सुमेलित नहीं है, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु देखी गई है, जब सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को सीमा पर तस्करी को विफल बनाने के लिए गोलियों को चलाना पड़ा, और इसमें नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु देखी गई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्र का सत्रावसान कर सकता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। सदन का पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र आहूत किया जाता है। तो संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में यदि हम सत्र को आहूत करने यानी सम्मन की बात करें, तो सम्मन संसद के सभी सदस्यों को मिलने के लिए बुलाने की प्रक्रिया है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर किया जाता है। यानी राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं। हालांकि स्थगन के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि एक स्थगन एक निश्चित समय के लिए बैठक में काम को निलंबित कर देता है, और जब बैठक को अगली बैठक के लिए निश्चित समय या तिथि के बिना समाप्त कर दिया जाए तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन यानी एडजर्नमेंट साइने डाई कहा जाता है। स्थगन की शक्ति और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष के पास होती है, और इस रूप में बी जो हमारा कथन है वह सही नहीं है, और हमारा उत्तर हो जाएगा बी। हालांकि सत्रावसान के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि
कि सत्रावसान बैठक के साथ साथ सदन के सत्र को भी समाप्त कर देता है और इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें संसद का शीतकालीन सत्र जो सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने और पिछले सत्र में 12 राज्यसभा सांसदों को उनके आचरण के लिए निलंबित करने के साथ शुरू हुआ, उसे निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इस दौरान 24 दिनों में 18 बैठकें देखी गईं, 11 विधेयकों को पारित किया गया और 13 विधेयकों को पेश किया गया है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों में वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है? चीन, भारत, म्यांमार की वियतनाम? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत 2015 में सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया और तब से 2016-17 और 2017-18 के विशिष्ट वर्षों में भारत ने इस स्थिति को बनाए रखा है। इस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में चावल के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में भारत का स्थान है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे सिल्वर लाइन कॉरिडोर के बारे में, जो आज के अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो वास्तव में एक सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है, जिसमें राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की परिकल्पना की गई है। यदि हम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में जानने का प्रयास करें तो यह है 529 किलोमीटर की लाइन है, जो दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को उत्तर में कसरगोड से जोड़ेगी, जिसमें 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को शामिल किया जाएगा और जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो कसरगोड से तिरुवनंतपुरम तक 4 घंटे से भी कम समय में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की जा सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इससे वर्तमान के 12 घंटे से बहुत कम समय में यात्रा पूर्ण हो सकेगी। यह परियोजना केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे बड़ी रेल परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बनाया गया है और इसके लिए समय सीमा 2025 निर्धारित की गई है। इस परियोजना के समर्थक शहरी नीति विशेषज्ञों का ये तर्क है कि किस प्रकार से केरल में मौजूदा रेलवे बुनियादी ढांचा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मौजूदा खंडों पर बहुत सारे मोड़ हैं और इनके चलते ज्यादातर ट्रेनें 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ही चल पाती हैं। सरकार का दावा है कि सिल्वर लाइन परियोजना मौजूदा खंड से यातायात के एक महत्वपूर्ण भार को उठा सकती है, यात्रियों के लिए रेल यात्रा को तेज कर सकती है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी और दुर्घटनाओं को भी कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सरकार ने यह भी दावा किया है कि यह लाइन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी, हवाई अड्डों और आईटी कॉरिडोर को एकीकृत करेगी और उन शहरों के तेजी के विकास को सक्षम कर सकती है जहां से ये गुजरने जा रही है। हालांकि इस प्रकार की हाई स्पीड रेल परियोजना का कई आधारों पर विरोध किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दल और नागरिक संगठन यह दावा कर रहे हैं कि किस प्रकार से यह परियोजना एक घोटाले के समान है, जो राज्य को कर्ज के भारी बोझ में दबा सकती है। विरोधियों का यह भी कहना है कि यह परियोजना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है और इससे 30,000 से अधिक परिवारों का विस्थापन देखा जा सकता है। ग्रीन कार्यकर्ता यानी हरित कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि इसका मार्ग आर्द्र भूमि, धान के खेत और पहाड़ियों से होकर गुजरता है। विरोधियों के अनुसार लाइन के बड़े हिस्से के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण किया जाएगा, जो प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध करेगा और भारी बारिश के दौरान बाढ़ का कारण बन सकता है। पारिस्थितिकी विशेषज्ञों ने इसी के चलते सरकार से इस परियोजना को छोड़ने और स्थायी समाधान तलाशने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रमुख ई श्रीधरन ने भी इस परियोजना को गलत कल्पना पर आधारित
आधारित दोषपूर्ण करार दिया है और उनके अनुसार भी वर्तमान प्रस्ताव में इसके मूल ट्रैक की चौड़ाई सहित कई सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार जिस तरीके से इस परियोजना का विरोध देखा जा रहा है, यह भविष्य में देखने वाली बात होगी कि इसके संदर्भ में केरल सरकार किस निर्णय पर पहुंचती है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।